क्या हाल चाल है? बढ़िया है। मजा में। आज शुक्रवार है ना जी। क्वेश्चन न करवाते हैं। क्वेश्चन लाए हैं। कहाँ है क्वेश्चन आपका? आपका क्वेश्चन नए आए हैं। अच्छा, क्वेश्चन है ना जी। जो क्वेश्चन नहीं लाए वो मुंह देखिए। ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी का, और उससे फुर्सत मिल जाता है तो मेरा भी देख लीजिएगा। मेरा भी ठीक है। क्या दीदी जी लोग देख रहे हैं? देखिए, ऑफ ऑनलाइन वाले लोग इससे कूटते हैं सबको हम। चलिए, शांति बनाइए, आ जाइए। शुक्रवार को मूलतः क्वेश्चन ही करवाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाते भी हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास जो पढ़ा दिए हैं, पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन भी। अब जब आप क्वेश्चन देखे होंगे, बहुत सारा नया क्वेश्चन होगा, समझ गए? बहुत सारा नया क्वेश्चन होगा। और बार बार हम कहते हैं, जो कॉपी में हम लिखाए हैं और जो ऑब्जेक्टिव देते हैं उतना बराबर एंशिएंट सफिशिएंट, समझ गए? यानी कॉपी में जितना दिए हैं और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला दीजिए, एंशिएंट खत्म, बाद बाकी कुछ भी करने की जरूरत। कितना क्वेश्चन है इस चैप्टर में? 100। निपटा ले इस चैप्टर को। निपटाइए पहले, ठीक है? आइए गुरुजी लोग, क्वेश्चन पलट लीजिए, पलट लीजिए क्वेश्चन अपना अपना। आइए, 15 नंबर तक हो गया था ना जी। 16। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। देखते भी जाना है, याद भी करते जाना है, ठीक है? काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। सोननंद जातक। सोननंद जातक एक साहित्य का नाम है। किसका नाम है? साहित्य। सोननंद जातक से ज्ञात होता है कि काशी का अधिकार निम्न में से किस एक महाजनपद पर नहीं था? अवंती पर नहीं था। जबकि काशी का अधिकार मगध, कोसल और अंग पर था। काशी का अधिकार मगध, कोसल और अंग पर था। कौन पर नहीं था? अवंती पर नहीं था। अवंती पर नहीं था। देखिए, बहुत लोग जो नया ज्वाइन किए हैं, हो सकता है एक सप्ताह में जो ज्वाइन किए हैं उनको थोड़ा समझा देते हैं। देखिए, हम आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ा रहे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में 2, 4, 5 चैप्टर और बाकी है। जो भी बाकी है, चोल वंश पढ़ा रहे हैं, पल्लव, राष्ट्रकूट, पल्लव तो हो गया है, राष्ट्रकूट, चालुक्य, ये सब पढ़ाना बाकी है। जो बचा खुचा पार्ट है प्राचीन का पढ़ाना बाकी है, तो वो पढ़ाएंगे। और पढ़ाने के साथ साथ जो है, यहाँ पर आपको जो विशेष फैसिलिटी मिलता है वह यह कि पढ़ाने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग करवाते हैं, चाहे साइंस हो या आर्ट। समझिए, साइंस हो या आर्ट, दोनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाते हैं। एक तो पढ़ा देते हैं, दूसरा क्वेश्चनों करवा देते हैं, क्वेश्चन देते हैं। और तीसरा चीज, मंथली टेस्ट भी होता है। मंथली टेस्ट होता है, समझ रहे हैं? तो 2 दिन पढ़ाते हैं। और देखिए, चैप्टर पढ़ाते गए लेकिन शुरू में ऑब्जेक्टिव नहीं करवाए प्राचीन का, क्योंकि टाइपिंग ही नहीं हुआ था। अब टाइपिंग हो गया है तो अब करवा रहे हैं। तो सप्ताह में 2 दिन पढ़ाते हैं और 1 दिन क्वेश्चन करवाते हैं। आपके बैच में मेरा बैच होता है मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। मंगलवार, बृहस्पतिवार को पढ़ाते हैं और शुक्रवार को क्वेश्चन करवाते हैं। जो नए लोग हैं उनको पता नहीं चल रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, तो ये वही हो रहा है जो होना चाहिए, समझ गए? तो शुक्रवार है, आज क्वेश्चन होना चाहिए और क्वेश्चन ही हो रहा। और प्राचीन खत्म कर देंगे, तब जब मध्यकालीन शुरू करेंगे ना, बहुत जल्दी 10 से 15 दिन के भीतर मध्यकालीन शुरू होगा। और मध्यकालीन में पढ़ाते जाएंगे और साथ ही साथ क्वेश्चनों करवाते जाएंगे। प्राचीन में तो पहले पढ़ा दिए, बाद में क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन मध्यकालीन में पढ़ाते जाएंगे और क्वेश्चन भी करवाते जाएंगे, समझ गए? हाँ। अरे, आम खाने से मतलब रखिए, गुठली गिनने से क्या फायदा? कान ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, पकड़ना तो काने है।
पहले पढ़िए बाद में क्वेश्चन कीजिए, या पढ़िए क्वेश्चन दोनों साथ में कीजिए, दोनों तो बात एक ही है। तो क्वेश्चन हो रहा है, जो नए लोग हैं उनको बता दिए, उनको अकबकाने की जरूरत नहीं है। आ जाइए अब। काशी महाजनपद का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था जिसने कोसल महाजनपद के ऊपर विजय प्राप्त किया? ब्रह्मदत्त। कौन था? ब्रह्मदत्त। कौन था? ब्रह्मदत्त। याद रखिएगा, काशी महाजनपद का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था जिसने कोसल महाजनपद के ऊपर विजय प्राप्त किया? कौन था? कौन था? काशी महाजनपद का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था जिसने कोसल महाजनपद के ऊपर विजय प्राप्त? ब्रह्मदत्त। देखिए क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। रामायण कालीन कोसल राज्य की राजधानी अयोध्या। क्या? अगर रामायण कालीन शब्द को हटा दे तब कोसल की राजधानी श्रावस्ती, तब क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। लेकिन पूछा रामायण कालीन कोसल की राजधानी, तो कहां? अयोध्या। तो आंसर इसका क्या होगा? अयोध्या। अयोध्या होगा। ठीक है, तो अकबकाइएगा न कि लिखाए हैं कोसल की राजधानी 16 महाजनपद बताए होंगे तो वहां पर श्रावस्ती लिखाए हैं ना। हाँ ठीक है, वो श्रावस्ती ठीक है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रामायण कालीन कोसल राज्य की राजधानी कहां? अयोध्या। कहां? अयोध्या। क्लियर है? कोसल महाजनपद की चौहद्दी के संदर्भ में मिलान गलत है। देखिए जैसे भारत का चौहद्दी है ना जी, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में श्रीलंका, पूरब में म्यांमार, पश्चिम में पाकिस्तान है। उसी प्रकार से जो है कोसल महाजनपद की चौहद्दी, कोसल महाजनपद के उत्तर में नेपाल है। कोसल जो है देखिए उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के उत्तर में देखिएगा तो नेपाल है। तो कोसल के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में सई नदी है, पश्चिम में पांचाल है, पूरब में गंगा नदी नहीं, पूरब में गंगा नदी नहीं बल्कि गंडक नदी है। कोसल महाजनपद के पूरब में गंगा नदी नहीं है बल्कि गंडक नदी है। कौन नदी है? गंडक। तो यही गलत है, तो गलत को ही चुनना था, अर्थात का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। डी हो जाएगा। जानते हैं आपको जो क्वेश्चन दिए क्रिएट किया हुआ क्वेश्चन है, ये सब समझ गए। और ये सब क्वेश्चन जो है आपको लुसेंट में नहीं मिलेगा, एसपीडी में नहीं मिलेगा, घटना चक्र में नहीं मिलेगा। ये सब क्रिएट किया हुआ क्वेश्चन है। अब कहिएगा कहां से क्वेश्चन दिए हैं। देखिए हम आपको क्लास में बार बार बोलते हैं, आपको ना लुसेंट पढ़ने की जरूरत है, ना घटना चक्र पढ़ने की जरूरत है, ना दृष्टि क्विक बुक पढ़ने की जरूरत है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब चीज का समावेश है, यह समझिए, सब चीज का समावेश है। इसमें पूर्वावलोकन के भी प्रश्न हैं, इसमें दृष्टि क्विक बुक के भी प्रश्न हैं, इसमें आपको जो पढ़ाए हैं उसका भी प्रश्न है, सब चीज का समावेश है। इसलिए कहते हैं कॉपी और इसको रटिए, क्योंकि सब का समावेश है, इधर उधर करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। सबसे बेहतर कलेक्शन करके हम आपको दे दिए हैं। अब ये नहीं सीधा क्वेश्चन बैंक उठाए, 10 गो पूर्वावलोकन से, 10 गो फलना से, 10 गो चिलना से काम खत्म ना, सिलसिलेवार ढंग से पूरा अच्छा ऑब्जेक्टिव बेहतर कलेक्शन है। समझ गए? तो कीजिए, इसको याद कीजिए। और क्या कहेंगे? और थोड़े कुछ कहेंगे। प्राचीन काल में कौन सी नगरी वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी? जो नगर वैभव और व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था वह था अंग की राजधानी चंपा। क्या हो जाएगा? चंपा। अंग की राजधानी चंपा हुआ करती थी। तो याद रखिएगा, प्राचीन काल में कौन सी नगर वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था? कौन सी नगर वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध न जी। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध। कौन? मगध। कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? 8 राज्यों का संघ था वज्जी। कौन? वज्जी। कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ था? 8 राज्यों का संघ था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था? घोड़ा। देखिए हाथी कहेगा तो मगध, और घोड़ा कंबोज। तो 6ठी शताब्दी इसमें याद रखिएगा, हाथी घोड़ा दोनों पूछता है। हाथी के लिए प्रसिद्ध कहेगा मगध,
और घोड़ा के लिए प्रसिद्ध कहेगा कंबोज। घोड़ा के लिए, तो एक बार इसको फिर याद करिए। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात, अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था? कंबोज। किन राज्यों का संबंध मल संघ से है? मल संघ से किन राज्यों का संबंध है? कुंडग्राम का नहीं, कुंडग्राम का संबंध मगध से था। पाबा था, कुशीनगर था, काशी नहीं। 2 और 3। तो किन राज्यों का संबंध मल संघ से है? पाबा और किस जातक ग्रंथ में चेदी राजा का नाम उपचर का उल्लेख मिलता है? चेतीय में। किसमें? चेतीय में। चेतीय जातक ग्रंथ में चेदी राजा का नाम उपचर का उल्लेख मिलता है, चेतीय में। बुद्ध काल में पौरव वंश का शासन किस जनपद में था? वत्स में। किसमें? वत्स में। बुद्ध काल में यानी गौतम बुद्ध के जीवन काल में जो है पौरव वंश जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ये सब राजवंश थे, उसी प्रकार से पौरव वंश एक राजवंश हुआ करता था। तो बुद्ध काल में पौरव वंश का शासन किस जनपद में था? वत्स। किसमें था? बुद्ध काल में पौरव वंश का शासन किस जनपद में था? वत्स। बुद्ध के समय कौरवे कहां का राजा था? कुरु का राजा था ना, कुरु का राजा था। कौरवे कहां का राजा था? कुरु का राजा था। बुद्ध के समय कौरवे कहां का राजा था? कुरु। जिस महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्र। और जानते हैं जो कुरु महाजनपद था उसका विस्तार उत्तर प्रदेश में भी है और उसका विस्तार हरियाणा में भी है। अगर आप उसको सिर्फ उत्तर प्रदेश में मानकर चलते हैं तो तब उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद, अगर आप उसको हरियाणा में मानकर चलते हैं तब उत्तर प्रदेश में 7 महाजनपद, ऐसे उसका विस्तार दोनों राज्य में था। तो कहीं कहीं जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 7 महाजनपद भी टिक करना होता है और कहीं कहीं 8 महाजनपद भी टिक करना होता है। 7 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है, यह तब टिक करते हैं जब कुरु को हरियाणा में मानकर चलते हैं, और 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में तब टिक करते हैं जब कुरु को उत्तर प्रदेश में मानकर चलते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि कुरु का विस्तार हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में था। हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में था। बुद्ध काल में किस राज्य का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था? बुद्ध काल में जिस राज्य का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था वह था मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, और मत्स्य महाजनपद हुआ करता था राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। बुद्ध काल में किस राज्य का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था? मत्स्य। किसका? बुद्ध काल में किस राज्य का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था? बुद्ध काल में सुरसेन का राजा कौन था जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक था? अवंती पुत्र। कौन? अवंती। बुद्ध काल में सुरसेन का राजा कौन था जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक था? बुद्ध काल में सुरसेन का राजा कौन था जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक था? कौन? अवंती पुत्र। अस्मक महाजनपद में राजतंत्र की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? इक्ष्वाकु वंश। किसके द्वारा? इक्ष्वाकु। अस्मक महाजनपद में राजतंत्र की स्थापना किस वंश के शासकों के द्वारा किया? इक्ष्वाकु वंश। निम्नलिखित में से किस महाजनपद में लोहे की खान तथा उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र का निर्माण होता था? अवंती होगा, अवंती। किस महाजनपद में लोहे की खान तथा उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र का निर्माण होता था? अवंत। किस महाजनपद में लोहे की खान तथा उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र का निर्माण होता था? अवंती। किसमें? अवंत। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गंधार की राजधानी विराटनगर नहीं, गंधार की राजधानी तक्षशिला। गंधार की राजधानी तक्षशिला। ठीक है। तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था। हाँ, था ना। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था ना जी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। चंद्रगुप्त मौर्य कहां से शिक्षा प्राप्त किया था? तक्षशिला। और जो चाणक्य था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ा और पढ़ाए। समझ गए? तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण राजा तक्ष ने करवाया था, और यह विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है। विश्व का सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना विश्वविद्यालय राजा तक्ष ने उसका जो है आपको निर्माण करवाया था। प्राचीन काल में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। हाँ, प्राचीन काल में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था।
कौन सा सही है? 2 और 3। आंसर क्या हो जाएगा? सी। बुद्ध काल में 16 महाजनपदों के अलावा गंगा घाटी में कुल कितने गणतंत्रों के अस्तित्व में प्रमाण मिले हैं? टोटल 10 गणतंत्र हुआ करता था। कितना गणतंत्र? 10 गणतंत्र। निम्नलिखित गणतंत्र राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? वैशाली का। निम्नलिखित गणतंत्र राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य वैशाली का। अरे मगध के क्षेत्र में जो 10, ये वाला क्वेश्चन ना है जी। 16 महाजनपदों के अलावा गंगा घाटी में कुल कितने गणतंत्र के अस्तित्व में प्रमाण मिला? 10। जो 10 गणतंत्र हुआ करता था उसी में कुशीनगर का मल, वैशाली का लिच्छवी, मिथिला का विदेह, पिपलीवन के मोड़िए, उन सभी 10 में सबसे शक्तिशाली, जैसे 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध, उसी प्रकार से 10 गणतंत्रों में सबसे शक्तिशाली वैशाली का लिच्छवी। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित गणतंत्र राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? वैशाली का। शाक्य वंशीय सुकीर्ति का संबंध किस गणतंत्र से है? कपिल वस्तु के शाक्य। किससे है? कपिल वस्तु के। शाक्य वंशीय सुकीर्ति का संबंध किस गणतंत्र से है? कपिल वस्तु के शाक्य। कपिल वस्तु के शाक्य। गौतम बुद्ध का जन्म किस गणराज्य में हुआ? शाक्य में ना जी। गौतम बुद्ध का जन्म किस गणराज्य में? किस गणराज्य में? शाक्य। शाक्य गणराज्य को विनाश करने का श्रेय किस वंश के शासक को जाता है? कौशल नरेश विड्डूडभ। विड्डूडभ। शाक्य गणराज्य को विनाश करने का श्रेय किस वंश के शासक को जाता है? कौशल नरेश। शाक्य गणराज्य को विनाश करने का श्रेय किस वंश के शासक को जाता? कौशल नरेश, विड्डूडभ। ऐत्रेय ब्राह्मण में किस गणराज्य को भर्ग वंश से संबंधित होने का वर्णन मिलता? भाग्य का। किसका? भाग्य का। कोलियों की राजधानी रामग्राम। रामग्राम। कोलियों की राजधानी। कोलियों की राजधानी। किस गण के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे? कोलिय। हाँ, कोलिय होगा। कोलिय। किस गण के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे? कोलिय। किस गण के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे? किस गण के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध? कोलिय ना। किस गणराज्य के लोग सैनिक प्रवृत्ति के थे? पावा के मल। किस गणराज्य के लोग सैनिक प्रवृत्ति के थे? पावा के। किस गणराज्य के लोग सैनिक प्रवृत्ति के थे? पावा के मल। निम्नलिखित में से किस जातक ग्रंथ में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया? महावग में। हाँ, महावग में। निम्नलिखित में से किस जातक ग्रंथ में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया? महावग। किसमें? याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस गणराज्य का राजा जनक अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए सुप्रसिद्ध था? विदेह। कहां के? विदेह। विदेह के राजा जनक अपनी शक्ति और दार्शनिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। विदेह। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। सही या गलत? सही। मगध बुद्ध काल तथा परवर्ती काल में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध जनपद था। हाँ, सही है। मगध की स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार क्षेत्र में थी। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना एवं गया जिला आता। हाँ हाँ हाँ, आता है। सही है। देखिए, जैसे भारत को 2 भाग में बांटता है ना जी। कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 भाग में बांटता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। ऊपर जाइएगा उत्तर भारत, नीचे आइएगा दक्षिण भारत। वैसे ही बिहार से होकर गंगा नदी गुजरती है। गंगा नदी बिहार को 2 भाग में बांटती है, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार में पटना और गया आता है, और पटना और गया के क्षेत्र में ही मगध महाजनपद था। तो मगध महाजनपद जो है आपको दक्षिणी बिहार में आता है, और मगध महाजनपद के अंतर्गत आधुनिक पटना और गया का क्षेत्र आता है। सही है। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। हाँ, थे। उपर्युक्त में मगध साम्राज्य में किन राज्यों को मिलाकर अखंड भारत के रूप में स्थापित किया गया था? कौशल, वत्स, अवंती, सभी हो जाएगा। सभी। चलिए वो क्वेश्चन पूछते हैं। हीरो
हाँ, अंग को जीतकर मगध साम्राज्य में कौन मिलाया? अनस्वाग अंग, अंग की राजधानी चंपा। अंग को जीतकर मगध साम्राज्य में कौन मिलाया? बिंबिसार। वत्स और अवंती को जीतकर कौन मिलाया? कलिंग को जीतकर कौन मिलाया? नीलवट्टे सन्नाटा। बोलिए, क्या कुछ बोलना चाहते हैं? न्यू है? न्यू है नहीं ना, पढ़े हैं ना। अवंती और वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य में किसने मिलाया? हाँ बताइए, कुछ तो बोलिए। बिंबिसार। अच्छा, ए खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए। हाँ, आप क्या हैं? हम बोलता हम, एकदम लगता है मोदी जी का नवरत्न है ही कि हम इसको खड़ा नहीं करेंगे। क्लास में तो मोदी का नवरत्न आ जाए, हम ओकरो खड़ा कर देंगे। आप कौन खेत का मूली हैं? बोलिए, अवंती और वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य में कौन मिलाया? उदयन। अच्छा, ए लड़की, ए खड़ा होइए। अवंती और वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य में कौन मिलाया? हाय, कहां से पढ़े हैं आप? हाय, पिछला सप्ताह से पढ़ रहे हैं। ए चश्मा वाली, ए खड़ा होइए। हाँ, आप भी नहीं पढ़े हैं? बैठी। हाँ, तो अब तो ये लड़का बगल में बोल दिया होगा, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। अच्छा, सच्ची सच्ची मुच्ची ज्यादा मत कीजिए, खड़ा रहिए। अब तीनों आंसर शिशुनाग होगा। क्या होगा? हाँ, खड़ा रहिए 5 मिनट। ऐसे थोड़े होता है, ऐसे नहीं होता है। पढ़ा दिए हम, याद कौन रखेगा है? हाँ हाँ, शर्माना ना है। क्वेश्चन आंसर देखिए, ससुराल नहीं आपका कि शर्माएंगे। निम्नलिखित में से किसने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया? शिशुनाग। किसने? शिशुनाग ने। किसने? शिशुनाग। मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक। मगध में शासन करने वाला सबसे प्राचीनतम राजवंश था हर्यक वंश। कौन था? हर्यक वंश ना जी। लेकिन हर्यक वंश मान करके चलिएगा तब तो बिंबिसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिंबिसार। मगध का उल्लेख पहली बार किस ग्रंथ में मिलता है? मगध का उल्लेख पहली बार मिलता है अथर्ववेद में। किसमें? मगध का उल्लेख पहली बार किस ग्रंथ में मिलता है? अथर्ववेद। किसमें मिलता है? अथर्ववेद। मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। मगध राज्य पर सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंश ने किया? आए? अच्छा, सुनिए, बता देते हैं, निकालिए, घटाओ, जोड़ घटाओ कीजिए। हर्यक वंश का शासन रहा है 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व। ठीक है। शिशुनाग वंश का शासन रहा है 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व। 344 ईस्वी पूर्व। नंद वंश का शासन रहा है 344 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व। ठीक है। अब मौर्य वंश का शासन रहा है 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व। चलिए, अब जो है बताइए कौन राजवंश कितना वंश तक शासन किया? घटाओ, जोड़ घटाओ, गुना भाग आता है? घटा घटा करके बताइए। हर्यक वंश कितना होगा?
घटाइए ना जी, कितना? 132 होगा, सही घटाए हैं ना? हाँ 132। शिशुनाग बताइए। आए, हे भगवान, कितना? 68, 68 वर्ष। नंद कितना? मौर्य वंश 100। आंसर क्या होगा? मौर्य ना? हाँ, तो ये नहीं निकालने आया हो? है? अरे हे भगवान, महा बकलोल हैं आप लोग हो। अरे हर्यक वंश का शासन रहा 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व। 544 में से 412 को घटाइए, क्या होगा? जो होगा उतना वर्ष शासन किया। अब ये जो है 132 वर्ष शासन किया। शिशुनाग 68 वर्ष शासन किया। नंद 21 वर्ष शासन किया। मौर्य 137 वर्ष शासन किया। तो सबसे ज्यादा वर्षों तक शासन किसने किया है? मौर्यों ने। किसने? मौर्यों ने। अजीबो गरीब हाल है आप लोग का। आप लोग को तो घटाओ नहीं आता है? सबसे पहले हर्यक, उसके बाद 1 3 और आंसर बी। बी ना होगा, ए कौन बोल रहा है? किसे जैन साहित्य में श्रेणी कहा गया है? किसे? बिंबिसार को। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी और उसका विस्तार किया। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम पंक्ति महाकोशला देवी थी, जो कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी तथा दहेज के रूप में काशी प्रांत में। हाँ या ना? हाँ। इसकी पत्नी वैशाली राजकुमारी चेलना थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म। हाँ। तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी। हाँ। आंसर उपर्युक्त में सभी। बैठ जाइए, अब बैठ जाइए सब लोग। आगे आ जाइएगा। अंग राज्य को जीतकर किसने मगध में मिला? अंग को जीतकर मगध में बिंबिसार ने। और बिंबिसार ने वहां का शासक किसको बनाया? अजाद। चंद्रप्रद्योत कहां का प्रसिद्ध शासक? चंद्रप्रद्योत अवंती का प्रसिद्ध शासक था। कहां का? अवंती। अवंती का प्रसिद्ध शासक था। जीवक किसके दरबार में रहता है? बिंबी। और बिंबिसार जो है अपने राज्य जीवक को गौतम बुद्ध की सेवा में भेजा था। हाँ, भेजा। गौतम बुद्ध की सेवा में भी भेजा था और अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत के सेवा में भी भेजा था। दोनों के सेवा में भेजा था। ठीक है। चंद्रप्रद्योत का इलाज किस वेद ने किया था? जीवक। किसने किया था? चंद्रप्रद्योत का इलाज किसने किया था? जीवक। कौशल नरेश प्रसेनजीत को युद्ध में किसने पराजित किया? कौशल नरेश प्रसेनजीत को युद्ध में पराजित किया था अजातशत्रु। किसने किया था? अजातशत्रु। सही है ना बोल रहे? हाँ 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 हाँ, अजातशत्रु। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह किसके साथ? अजातशत्रु ना। जब प्रसेनजीत को पराजित अजातशत्रु ने किया तो दोनों के बीच समझौता हुआ और उस समझौता के तहत ही प्रसेनजीत ने अपनी बेटी वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ किया और दहेज के तौर पर काशी दे दिया। दहेज के तौर पर, देखिए, प्रसेनजीत अजातशत्रु को भी दहेज के तौर पर काशी दिया अपनी बेटी का विवाह अजातशत्रु से करके। और उससे पहले प्रसेनजीत बिंबिसार को भी काशी दिया था दहेज के तौर पर अपनी बहन का विवाह बिंबिसार के साथ करके। ठीक है। किसका नाम कुनिक था? अजातशत्रु।
निम्नलिखित में किस कूटनीतिक मित्र की सहायता से अजातशत्रु ने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त? वर्षकार की मदद से ना जी। वैशाली को जीतने में अजातशत्रु को कितना बरस लगा था? 16 बरस। कितना बरस? 16 बरस। समझ गए? अजातशत्रु ने किसके विरुद्ध युद्ध में रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था? लिच्छवी। किसके खिलाफ? अरे ये सब जो है ना, रथ मूसल और महाशिलाकंटक, ये पत्थर फेंकने वाला अस्त्र था। पत्थर फेंकने वाला, समझ गए? पत्थर यानी इसके प्रयोग से जो है पत्थर फेंका जाता था। पत्थर फेंका जाता था। निम्नलिखित में किस राजा ने काशी व वैशाली दोनों को मगध में मिलाया? काशी और वैशाली दोनों को मगध में मिलाया था अजातशत्रु। अजातशत्रु, शिशुनाग थोड़े हो, शिशुनाग अवंती और वत्स को मिलाया था। अवंती और वत्स। अजातशत्रु ने काशी और वैशाली को मिलाया। किसने? अजातशत्रु ने। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? सप्तपर्णी गुफा है राजगृह में। राजगीर में, समझ गए? राजगीर में। और राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में ही प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ। जानते हैं ना? देखिए, आप जानते हैं प्रथम बौद्ध सम्मेलन राजगीर, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्रा और चौथा कश्मीर के कुंडलवन। तो देखिए, प्रथम जो हुआ था राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में, दूसरा वैशाली के बालुकाराम बिहार में, तीसरा पाटलिपुत्रा के अशोकाराम बिहार में, चौथा कश्मीर के कुंडलवन में। कश्मीर के और राजगीर कितने पहाड़ी से घिरा हुआ? 5। कितने पहाड़ी से? किसने अवंती तथा वत्सराज पर अधिकार कर मगध साम्राज्य में मिला है? किसने? शिशुनाग ने। निम्नलिखित में किसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित? हाँ, क्या होगा उत्तर? शिशुनाग। शिशुनाग। किसे पुराण तथा दिव्यावदान में काकवर्ण कहा जाता है? पुराण तथा दिव्यावदान में काकवर्ण कालाशोक को कहा जाता है। किसको? कालाशोक। कालाशोक को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध संघ 2 भाग स्थविर और महासंघिक में बट गया? दूसरा ना जी। महायान और हीनयान में चौथा। महायान और हीनयान में चौथा। किस ग्रंथ के अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्रा में घूमते समय महापदम नंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी? हर्षचरित। हर्षचरित। हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्या। अर्थशास्त्र कौटिल्या चाणक्य। अष्टाध्यायी पाणिनि। अष्टाध्यायी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक को कितने पुत्र थे? 10। क्या गो? कालाशोक के निधन होने के बाद 10 पुत्र शासन किया था, लेकिन सब नालायक, निकम्मा, बेहया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद एक क्षत्रिय था। गलत है। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद शूद्र था। क्षत्रिय नहीं था बल्कि शूद्र था। क्या था? शूद्र। शूद्र था। महापदम नंद को सर्वक्षत्रांग अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव अर्थात परशुराम के दूसरे अवतार। सही है। क्या है? सही है। महापदम नंद ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा एक राट एवं एक छत्र की उपाधि धारण। हाँ, सही है। कौन कौन सा सही है? 2 और 3। आंसर सी। मगध महाजनपद में सर्वप्रथम किस राजवंश ने शासन किया? हर्यक ना। सबसे पहले हर्यक, हर्यक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद सुंग, सुंग के बाद कर्ण, कर्ण के बाद सातवाहन, सातवाहन के बाद कुषाण, कुषाण के बाद गुप्त, गुप्त गुप्त गुप्त, गुप्त के बाद वर्धन, वर्धन के बाद पाल, पाल के बाद सेन। मगध के किस शासक को सेनिया अर्थात अस्थाई सेना रखने वाला कहा गया है? बिंबिसार। किसको? मगध के किस शासक को सेनिया अर्थात अस्थाई सेना रखने वाला कहा गया है?
बिंबिसार ने कहां के शासक चंद प्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवेद जीवक को भेजा? अवंती। कहां? अवंती। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसका बेटा न जी। उसका बेटा कौन था? अजात शत्रु न जी। आए अजात शत्रु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता। हाँ कहा जाता। अजात शत्रु को ही पितृहंता भी कहा जाता। हाँ कहा जाता। अजात शत्रु का कूटनीतिक मित्र वर्षकार था। हाँ था। आंसर 1, 2 और 3 है नोट में, देखिए। न है तो लिखिए ना, इतना ना है दिमाग है ना। हाँ 1, 2 और। प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किस राजा के समय में? आजाद। प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किस राजा के समय? अजात शत्रु। अजात शत्रु का सदैव किस संघ के साथ संघर्ष रहा था? किसके साथ? वज्जी। किसके साथ? अजात शत्रु का सदैव किस संघ के साथ हमेशा संघर्ष? वज्जी। किसके साथ? वज्जी। हर्यक वंश का अंतिम शासक? देखिए उसको। कहां कहां कहां? आइए आइए आइए। हम तो आप ही लोग को खोजते ये रहते हैं महाराज। कहां है? अच्छा ठीक है जाइए। हमको लगा किताब कॉपी लेके जा रहा है, क्वेश्चन नहीं करना चाहता है। बहुत विद्यार्थी क्वेश्चन नहीं करना चाहता है, समझ गए। हमको लगा वो उसी प्रकृति में है। अभी वैसा रहता किताब हाथ में रहता कूट देते, अभी बच गया वो, समझे। हर्यक वंश का अंतिम शासक? नाग दशक। मगध साम्राज्य की राजधानी का सही क्रम? गिरिवज्र, पाटलिपुत्र और वैशाली। चलिए उठिए उठिए उठिए। हाँ उठिए। हाँ आगे वाले बैठिए, आगे वाले बैठिए ना। है तोरी को बैठिए ना। है बैठिए ना महाराज। हाँ मगध की राजधानी गिरिवज्र या राजगिरी को किसने बनाया? बिंबिसार। राजगिरी से पाटलिपुत्रा कौन ले गया? उदाइन। अब पाटलिपुत्रा से वैशाली कौन ले गया? शिशुनाग। कौन ले गया था? शिशुनाग। अब फिर वैशाली से पाटलिपुत्रा कौन लाया? काला शोक। आंसर सी होगा, समझ गए। यहां से एक बात पूछा जाता, देखिए ये मगध की राजधानी का क्रम है। मगध का सर्वप्राचीन या राजधानी या सबसे पुराना राजधानी गिरिवज्र। गिरिवज्र को राजधानी बनाया था बिंबिसार ने। किसने? बिंबिसार। गिरिवज्र के बाद पाटलिपुत्रा। गिरिवज्र से हटाकर पाटलिपुत्रा बनाया उदाइन ने। किसने? उदाइन ने। और पाटलिपुत्रा से वैशाली शिशुनाग ने, और वैशाली से पाटलिपुत्रा कालाशोक ने। और फिर लंबे समय तक पाटलिपुत्रा मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी, समझ गए। लगभग 1000 वर्षों तक, इसके बाद लगभग 1000 वर्षों तक मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा ही रही थी, समझ गए। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। कौन था? शिशुनाग। सर्वप्रथम वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया? शिशुनाग ने। किसने बनाया? सर्वप्रथम वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया? शिशुनाग। किसने? कालाशोक के बारे में कौन सा कथन सही है? कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता। हाँ कहा जाता। पुराण और दिव्यावदान में इसको काकवर्ण कहा जाता है। इसके समय में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था वैशाली में। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया। हाँ बनाया था। सब सही आंसर 1, 2 और 3। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी वर्धन। नंदी
वर्धन। मगध में शिशुनाग वंश के बाद किस वंश ने शासन? आए नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदम। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदम। महापदम नंद के बारे में कौन सा कथन सही है? महापदम नंद एक शूद्र था। हाँ शूद्र था। इन्होंने सर्व छत्रांक तथा भार्गव की उपाधि धारण हाँ किया था। महापदम नंद को उग्रसेन कहा जाता। हाँ उग्रसेन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी सेना थी। बहुत बड़ी सेना होने के कारण ही जो है इसको क्या कहा गया? उग्रसेन। क्या कहा गया? उग्रसेन। आंसर 1, 2 और 3। घनानंद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? घनानंद सिकंदर का समकालीन था। हाँ समकालीन था। घनानंद के दरबार में चाणक्य आया था। हाँ आया था। नंद वंश का अंतिम शासक नागानंद था। घनानंद था। कौन था? घनानंद। घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। हाँ की थी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। राजा नंद का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। कहां खोदी गई थी? और कलिंग कहां है जानते हैं? ओडिशा में है। कहां है? ओडिशा में है। भारत में प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं। भारत में जो प्राचीनतम प्राप्त सिक्का है आहत सिक्का है या पंचमार्क सिक्का है। और जो आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का है वो चांदी धातु का बना है। कौन धातु का? चांदी। तो भारत का प्राचीनतम सिक्का चांदी का है। कौन धातु का है? चांदी का। चांदी का। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी। किसका नहीं किया? काशी को अजातशत्रु ने जीता था ना जी। काशी को अजातशत्रु जीता था। काशी को शिशुनाग नहीं जीता था। समझ गए? काशी होगा उत्तर। शिशुनाग ने अवंती और वत्स को जीता था। समझ गए? निम्नलिखित जनपदों में किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया? हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर युद्ध में मगध ने किया था। किसने किया था? आए अच्छा। मौर्य वंश के किस शासक ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिया? चंद्रगुप्त। अरे दोनों के बीच 305 ईस्वी पूर्व में युद्ध नहीं हुआ था? युद्ध हुआ था तो संधि समझौता हुआ। उस संधि समझौता के तहत ही चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिया। और सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। और वही भारत में सबसे पहले साड़ी पहन कर आई। और वहीं से भारत में साड़ी पहनने की प्रथा का प्रचलन हुआ। दहेज में मिला था काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। समझे? पहले दहेज में बहुत कुछ मिलता था, अब तो कुछ नहीं मिलता है। बौद्ध साहित्य में उल्लिखित महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन करता था? इक्ष्वाकु वंश। कौन सा वंश? इक्ष्वाकु वंश। याद रखिएगा। बौद्ध साहित्य में उल्लिखित महाजनपद काल में अवंती में उल्लिखित कौन सा राजवंश शासन करता था? इक्ष्वाकु वंश। कौन सा वंश? इक्ष्वाकु वंश। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था? सुनिए, यमुना नदी। सबसे पहली बात आप हमको ये बताइए, यमुना नदी, यमुना नदी जो है निकलती है उत्तराखंड से। कौन राज्य से? उत्तराखंड। दिल्ली में बहती हुई उत्तर प्रदेश में बहती है। और उत्तर प्रदेश में अपना जल प्रयागराज में गंगा में मिला देती है। किसमें? गंगा में। ठीक है, तो उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। अब देखिए अंग। अंग महाजनपद है बिहार में।
बिहार में यमुना नदी बहबे न करती है तो अंग होगा नहीं। मत्स्य महाजनपद राजस्थान में है। कहां? क्या राजस्थान में यमुना बहती है? नहीं, नहीं बहती है। अवंती है मध्य प्रदेश। अवंती की राजधानी उज्जैन और अवंती महाजनपद कहां? मध्य प्रदेश। कहां? मध्य प्रदेश। और यहां से तो बहती है नहीं। आगे एगो बच गया वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और ये उत्तर प्रदेश में है। तो इस आधार पर जो है आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते थे, कौन महाजनपद कौन राज्य में है और यमुना नदी कौन राज्य से होकर गुजरती है। तो इस आधार पर इस क्वेश्चन को डील किया जा सकता था। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वत्स। क्या हो जाएगा? वत्स। वत्स हो जाएगा। वत्स। वत्स है। आइए, मगध पर शासन करने वाले दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम। इन शासकों में सबसे पहले कौन शासन किया, सबसे बाद में कौन शासन किया? ए होगा। क्या होगा? बिंबिसार से भी पहले शासन बृहद्रथ किया था। बृहद्रथ, बिंबिसार, शिशुनाग और बिंदुसार। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जिस राजा ने कलिंग में नगर खुदवाई थी वह था नंद राजवंश के राजा ने। किसने? नंद राजवंश के राजा ने। पुराणों में निम्नलिखित में से किस शासक को एक छत्र व एक राट कहा गया? महापदम, एक राट और एक छत्र। महापदम नंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद था। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है। देखिए, यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन नगरों में कौन ऐसा नगर है जिसकी चर्चा महाभारत में भी है और जिसकी चर्चा महाभाष्य में भी है। आप सब लोग जानते हैं महाभारत का रचयिता कौन है? वेद व्यास। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत कितने पर्वों में बटा हुआ है? 18। कितने पर्व में? 18 पर्व में बटा हुआ है। महाभाष्य के रचयिता है पतंजलि। कौन है? पतंजलि। तो कौन नगर है जिसकी चर्चा दोनों में है? पतंजलि लिख दिया, पतंजलि होगा, गलती हो गया है, सुधार लीजिएगा, समझिएगा, कोई दिक्कत ना है। मध्यमिका नगर, कारकोट, विराट नगर, रेड। ए और सी। ए और सी होगा उत्तर। ई। ए और सी, मध्यमिका और विराट नगर। उदीन वासवत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। किससे? उदीन वासवत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? उज्जैन से। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? योधेय। 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 शाक्य और लिच्छवी तो गणराज्य था। यहां पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली था, योधेय में नहीं था। महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी है? समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है जानते हैं? आप एक बात जानते होंगे निश्चित तौर पर, अभी पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। चलिए, मास्क वाली, ब्लैक मास्क, खड़ा हो जाइए। सबसे बड़का कोरोना उसी को लगता है। खड़ा हो जाइए। हाँ, पीछे वाली बैठिए ना, बकलोल भी। चश्मा वाली बैठ जाइए। हाँ हाँ, बोलिए, अब जोर से बोलिएगा। खाते पीते तो हैं न? पहले एक बार बोलिए, जी सर, हाँ सर, यस सर, नाना, मामा, मौसा। मास्क खोलिए, मास्क खोलिए। अरे मास्क खोलिए ना 1 सेकेंड के लिए। हाँ बोलिए, अब कुछ भी बोलिए, यस सर, जी सर, नो सर। हाँ, अरे कुछ भी बोलिए ना ताकि आवाज यहां तक आए। लड़की लोग में बड़ी गंदा आदत होता है, समझे? ऐसे जानते हैं, ऐसे झगड़ा करेगी ना, मोहल्ला को जगा देगी, समझे? क्वेश्चन पूछेंगे तो जवाब नहीं देगी। हाँ, कौन कौन बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा है? नील बटे सन्नाटा। हाँ, यही तो होबे करेगा।
हीरो, उठिए उठिए, अरे उधर उधर, अरे उधर उधर, हाँ उठिए। कौन कौन बौद्ध साहित्य है जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा है? नील बटे सन्नाटा, ठीक है। ए लड़की खड़ा होइए, खड़ा होइए, अरे आगे वाली बैठिए। हाँ, कौन कौन बौद्ध साहित्य है जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा है? ए खड़ा होइए। कौन कौन महाजनपद, कौन कौन बौद्ध साहित्य है जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा है? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र देख लिए ना, कितना ठग है। आप तो सुकेशों को पार कर गए। सुकेश का नाम सुने हैं? ठगी करके जैकलिन फर्नांडीस को जो है अपने बेड पे ले आया, जेल में रहते हुए, समझे। देखिए हम हीरो हीरोइन को ऐसे गलत नहीं मानते हैं, समझ गए। उस सब में कोई चरित्र होबे नहीं करता है, सब पैसा का है, ठीक है। पैसा पे आप कुछ भी कर सकते, पढ़ा लिखा कीजिए, नहीं तो सबको जिंदा गाड़ देंगे हम। बैठिए। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा। देखिए बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय महावस्तु, दोनों में 16 महाजनपदों की चर्चा है। जो 16 महाजनपद है, काशी हो गया, अंग हो गया, मगध हो गया, वज्जी हो गया, फिर जो है कुरु हो गया, मत्स्य हो गया, अस्मक हो गया, सब महाजनपद की चर्चा है। 16 महाजनपद की चर्चा बौद्ध साहित्य में है। लेकिन 16 महाजनपद जिसकी चर्चा बौद्ध साहित्य में है, ठीक है, उन 16 महाजनपदों में कौन महाजनपद है जिसकी चर्चा पाणिनि के अष्टाध्यायी में, जिसकी चर्चा पाणिनि के अष्टाध्यायी में? क्वेश्चन ये कह रहा है। क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन ये कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध साहित्य में 16 महाजनपद की चर्चा है। उन 16 महाजनपद में कौन महाजनपद है जिसकी चर्चा पाणिनि के अष्टाध्यायी में है? आशा करते अब समझे होंगे। मगध की चर्चा है, अस्मक की चर्चा है, कंबोज की भी चर्चा है, चेदी वत्स की चर्चा नहीं है। आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, ए, बी और सी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद अस्मक। कौन? अस्मक। देखिए भारत में 16 महाजनपद था ना जी, 16 महाजनपद में एकमात्र महाजनपद अस्मक था जो कि दक्षिण भारत में था। और अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत में जो है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन, पोटली या पोतन। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। कैसा? अर्ध चंद्राकार। अर्ध। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो 16 महाजनपद का राजधानी एकदम में बोलेंगे? एकदम में, एकदम में, हाँ 16 महाजनपद का राजधानी एकदम में। हाथ खड़ा कीजिए तो, चलिए खड़ा होइए। आप नया विद्यार्थी को खड़ा कर रहे हैं, बोलिए, बोलिए जोर से। हाँ ठीक है, राजधानी भी बोलना है, कुरु का राजधानी, ठीक है। दूसरा, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, दू हुआ। आए अवंती का उज्जैन, ठीक है। 3 हुआ, अरे जोर से बोलिए ना जी। अंग, अंग की राजधानी, ठीक है। 4 हुआ, आगे बोलिए। आए हाँ बताइए ना, बताइए बताइए आराम से, कोई दिक्कत ना है। मगध 5 हुआ, मगध की राजधानी है, ठीक है। 5 हुआ। वज्जी, ठीक है। 6 हुआ, हाँ 6 हुआ है। हाँ क्या बोल रहे हैं जी? अरे क्या बोल रहे हैं? हाँ काशी, हाँ ठीक है। 7 हुआ, काशी की राजधानी। हाँ काशी की राजधानी अवस्थी, काशी की राजधानी श्रावस्ती। बैठ जाइए, अब हो गया, बैठ जाइए। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का? अर्ध चंद्राकार।
मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता? महापद्म नंद। कौन? महापद्म नंद। कालपी नगर किस नदी के तट पर? यमुना नदी। कालपी नगर कौन नदी के तट पर? यमुना। कौन सा एक कथन प्राचीन भारत के श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है, गलत है? डी नंबर गलत है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित था। नहीं, गलत है ये। श्रेणी व्यवस्था उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों जगह प्रचलित था। श्रेणी व्यवस्था उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों जगह प्रचलित था, ना कि सिर्फ उत्तर भारत में। तो ये गलत है, गलत को ही चुनना था, आंसर डी। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद? सुनिए, कुरु को अगर उत्तर प्रदेश में मान के चलते हैं 8 मान के चलिए, ठीक है, और अगर ऐसे कहिएगा तो 7 हो जाएगा। कुरु को मान के चलिए, कुरु का विस्तार था उत्तर प्रदेश में, वर्तमान शब्द का प्रयोग किया है 8। कितना? 8। खत्म हो गया ना। अगला चैप्टर क्या है जी? प्राचीन भारत पर चलिए और सब गुरुजी लोग, और सब क्या हाल? ठीक है। अब सुनिए, आपको जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये टोटल जो है ना, देखिए चौथा चैप्टर है ये। टोटल 12 चैप्टर है प्राचीन में। कितना चैप्टर? 12। 4 गो चैप्टर हो गया है, 8 गो चैप्टर का और ऑब्जेक्टिव करवाना है और खत्म हो जाएगा। हम 15 जून का समय बोले हैं ना, 15 जून से पहले खत्म कर देना है, ठीक है। और 15 जून के बाद से जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास शुरू करना है, ठीक है। और इसके बाद जो है अब मेरा क्लास तो होगा मंगलवार को। और मंगलवार को क्या है? टेस्ट में क्वेश्चन कहां कहां से देंगे? पूरा प्राचीन और साइंस में बायो में 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक। हाँ, रिवीजन बीच में सैटरडे संडे है, रिवीजन कीजिए। प्राइज है उसमें, ठीक है। प्राइज है, पहला प्राइज 500, दूसरा प्राइज 200, तीसरा प्राइज 100, चौथा और पांचवा 50-50, ठीक है। चौथा और पांचवा 50-50। क्लियर? हाँ, तो जो है आज के लिए इतना ही। इसलिए आगे आधा घंटा पढ़ाते, लेकिन नहीं पढ़ाएंगे। मेरा गला जो है काम नहीं कर रहा है, फिर भी गला दाब दाब करके आवाज निकालते हैं। तो आगे एक और क्लास लेना है, क्लास एक और नहीं लेना रहता तो खींच देते, समझे। लेकिन गला ठीक नहीं है, इसी वजह से आज के लिए इतना ही। रिवीजन कीजिएगा घर पे। धन्यवाद सभी लोगों का। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। मंगल को है टेस्ट।